हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो काफी ध्यान से देखनी है और एंड तक देखनी है। और काफी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, जिससे आपका जो टाइम है काफी बचेगा। आगे हम चले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराते जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11 एएसपी के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए। तो आपको क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना, जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है ना, वो कहाँ किए गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, लेह और गुलमर्ग, शिमला और मनाली, श्रीनगर और चमोली एवं ओली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, लेह और गुलमर्ग में क्या है, पहले शीतकालीन खेल हुए थे। ठीक है, खेलो इंडिया के। आगे हम चलें तो शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है, तो आपको पता है ये शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन है, जो कि किसने दी है बेसिकली, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैसीडी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसीडी के अनुसार क्या है, अ, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है। आगे हम चले, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो, शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सर्वांगीण विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये क्या है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। अगर आपने चैप्टर्स की वीडियो देख रखी है ना, तो आपको सारे एमसीक्यू समझ आने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो फिर 1 घंटे से ऊपर की जाएगी। ये तो आपको ध्यान से बस देख लेना है। और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सारे चैप्टर्स की वीडियो देख रखी है। आगे हम चले, पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए थे। आपको ये बताना है कि जो खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ पर हुए थे, पहले वाले। ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका मुंबई, सेकंड है आपका दिल्ली, तीसरा आपका हैदराबाद, चौथा है आपका कोलकाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिल्ली होगा। ठीक है ना, तो आपके पहले खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हुए थे वो दिल्ली में हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मुझे बता देना कि टोटल कितने गेम्स थे, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स में। ठीक है ना, आगे हम चले, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है, जो आईओसी कमेटी बेसिकली जो ओलंपिक संघ है इंटरनेशनल वाला, इसकी स्थापना कब हुई थी, एक स्टैब्लिश कब हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन 1886, सेकंड ऑप्शन 1894, थर्ड ऑप्शन 1892 एंड फोर्थ ऑप्शन 1880। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 1894 में क्या है, आईओसी का निर्माण हुआ था, स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है, समझ आ गया। आगे मैं चलूँ, प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ठीक है, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है बेसिकली किसके ऑनर में, किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे, आपको बेसिकली ये बताना है। तो देखिए, हरकुलस, ऑप्शन बी जो है आपका थियोनोडोसिस और पोसिडोन, और ऑप्शन डी जो है आपका जियूस। आपको पता होगा जो गॉड जियूस था, ठीक है, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में बेसिकली बनाया जाता था। और जो प्राचीन ओलंपिक है बेसिकली एक धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाता था, तो ग्रीस के लोग ही इसे पार्टिसिपेट कर सकते। ठीक है, आपको पता है ये तो। और आगे हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। ठीक है, आपने ओलंपिक फ्लैग देखा होगा, उसमें रिंग्स होते हैं 5, जो कि आपस में इंटरलॉक होते हैं, यानी कि आपस में आप बंधे होते हैं। ठीक है, तो 5 रिंग्स होते हैं। तो प्रतीक बेसिकली यही होता है ओलंपिक का, तो उसमें छल्ले होते हैं। तो कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो 5 होते हैं टोटल। ठीक है, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो कर रहे होते हैं। समझ आ गया। तो बेसिकली ये भी शो कर रहे होते हैं किसको, सहयोग को यानी कोऑपरेशन को, और शांति को। ठीक है, ध्यान रखना, और मित्रता को भी शो कर रहे होते हैं ये 5 छल्ले। आगे हम चलें तो अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जो कि वोन में है। सॉरी, यहाँ पर स्विट्जरलैंड आंसर आएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। आगे हम चले, ओलंपिक मूल्य चुनिए। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई ओलंपिक मूल्य और ये ओलंपिक वैल्यू कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में से पहला मनोरंजन, दूसरा आपका आदर, तीसरा आपका देश के लिए खेलना, और चौथा आपका शक्ति है बेसिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आदर होगा। ठीक है, 3 ओलंपिक मूल्य होते हैं, आपको पता होगा, आदर, उत्कृष्टता और मित्रता भी, तो ये 3 होते हैं। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन में का जो दूसरा आदर ही है। ठीक है ना, ओलंपिक मूल्य। आगे हम चले कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो मॉडर्न ओलंपिक है, जो आज के टाइम पे बेसिकली होते हैं, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, किसकी सजेशन पे बेसिकली ये फ्लैग भी बना गया था। ठीक है, जो ओलंपिक का फ्लैग है ना, इनके इनके सजेशन पे ही बनाया गया था। तो कौन है जो इनको जन्मदाता कहा जाता है, वो होगा बैरन पियरेडी कुबर्टीन। है ना, कुबर्टीन को क्या है, जन्मदाता माना जाता है बेसिकली किसका, आपका आधुनिक ओलंपिक का। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक का। आगे हम चले,
अगला क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने करी थी? ये जो योग सूत्र है बेसिकली किसने रचना करी थी, इसकी ऑप्शन जो फर्स्ट आपका वेद व्यास, सेकंड ऑप्शन है बाबा रामदेव, थर्ड ऑप्शन आपका स्वामी विवेकानंद, और फोर्थ ऑप्शन आपका महर्षि पतंजलि। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? महर्षि पतंजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने योग सूत्र की बेसिकली रचना यहाँ पर करी है। ठीक है, तो भाई लास्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। आगे मैं चलूँ, इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है? आपको मैंने अष्टांग योग पढ़ा रखा है जिसमें टोटल 8 तत्व होते हैं। तो मैंने आपको यम नियम के बारे में बताया था, तो आपसे पहले ही पूछा है कि कौन सा यम का भाग इसमें नहीं है चार ऑप्शन में से। देखो पहला क्या है? सत्य, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा अस्त्य और चौथा है संतोष। तो यहाँ पर देखो पहले चार अगर मैं देखूँ ना कि भाई सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ये तो मुझे यम के भाग लग रहे हैं, लेकिन जो संतोष है ना ये नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। ठीक है, ये नियम का है। जो संतोष है ये नियम का भाग है। समझ आ गया? आगे हम चले, अगला क्वेश्चन, प्राणायाम के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ प्राणायाम आपको ये बताने हैं। तो कितने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड आपका 2, ऑप्शन थर्ड आपका 5 और ऑप्शन डी यानी 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होते हैं। ठीक है, प्राणायाम के घटक क्या होते हैं? रेचक, कुंभक और एक और होता है। ठीक है, आपको बताना है। आपका बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, कुंभक, रेचक, एक आप मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप बताना। ठीक है, तो 3 होते हैं बेसिकली। आगे मैं चलूँ, अक्षमता के लिए उपयोग किया जाने वाला उपयुक्त शब्द क्या है? जो अक्षमता जो है डिसेबिलिटी, इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है इन चार ऑप्शनों में से? ऑप्शन फर्स्ट आपका अपंगता, ऑप्शन सेकंड है आपका मंद, ऑप्शन थर्ड आपका है दिव्यांग और ऑप्शन फोर्थ आपका अंधा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा दिव्यांग। बेसिकली हम कहते हैं ना कि दिव्यांग है वो, हम अपंग थोड़ी कहते हैं, ये सब अंधा थोड़ी कहते हैं, हम क्या कहेंगे? दिव्यांग वर्ड यूज करते हैं अक्षमता के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे मैं चलूँ, निम्न में से कौन सा एक विकार है? ये डिसऑर्डर है। तो मैं आपको पता होगा जो विकार बेसिकली होता है ये मानसिक बीमारी बेसिकली कहा जाता है, ये मेंटली डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। कौन सा एक विकार है? मानसिक बीमारी। ठीक है, आपको तनाव वगैरह है, ठीक है, ये सब किस में आता है? मानसिक बीमारी में है। तो ध्यान रखना विकार को हम बेसिकली मानसिक बीमारी से जोड़ रहे हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाए। आगे मैं चलूँ, एक वाक चिकित्सक यानी कि जो स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली होता है, उस CWSN जो बच्चे होते हैं उसकी किस क्रिया में मदद कर रहा होता है? देखो स्पीच थेरेपिस्ट यानी कि बोलने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर भी हमें कहीं बोलने की बात आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहा था CWSN वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो ऑप्शन फर्स्ट समझने में, संचार में, गतिशीलता को बढ़ाने में और खेलने में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना, संचार में, कम्युनिकेशन बेसिकली काम कर रहा होता है, ताकि वो भी कम्युनिकेट कर पाए दूसरे से, वो बच्चा भी कम्युनिकेट कर पाए। तो अलग अलग टेक्निक से विकसित कर रहे होते हैं वाक चिकित्सक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलें, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? तो फिजिकल फिटनेस होती है। ठीक है, शारीरिक पुष्टि जिसमें क्या होता है कि एक शारीरिक पुष्टि का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को कुशलतापूर्वक कर पा रहा है। ठीक है, अ, और थकने के बावजूद भी उसको उसी स्पीड से कर पाता है, तो उसको हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं, फिजिकली फिट कहते हैं। तो बेसिकली कितने इसके कंपोनेंट है, घटक कितने हैं? तो 5 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 है। जैसे कि शक्ति, गति, लचक, सहन क्षमता, तो ये इसके क्या होते हैं? घटक होते हैं। तो 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं चलूँ, शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या बेसिकली जो आपके शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट कर पाते हैं, उनमें जो गति की क्षमता होती है उसको क्या हम कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं, लचक कहते हैं, शरीर की संरचना कहते हैं, या लचक कहते हैं? तो लचक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया? आगे मैं चलूँ, किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है भाई, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी का भी विरोध करने के लिए जो आप क्या करते हो, अपनी मसल्स का यूज ही तो करते हो। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? तो वहां पर अपनी मांसपेशी की शक्ति का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ आ गया। आगे मैं चलूँ, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है? बेसिक स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य क्या है? बेसिकली क्या रोकना चाहता है? ये ताकत को रोकना चाहता है, रास्ता रोकना चाहता है, क्षमता रोकना चाहता है, बीमारी रोकना चाहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बीमारी को रोकना है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी शारीरिक आकृति नाशपाती की तरह होती है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब वीडियो वगैरह बनाई थी आपको, तो उसमें बताया था कि किसकी नाशपाती की तरह होती है। मैंने ये भी बोला था कि एक, जब आपको शरीर के प्रकार में बताया था कि कुछ जो होते हैं एक आकार, जो गले के अंकल होते हैं ना, जैसे उनकी तोंद निकल रही होती है वो भी एक आकार होता है। तो वहाँ पे मैंने कुछ नाम बताया था। ठीक है ना, तो नाशपाती वो गले के अंकल वाला वही वाला वर्ड यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना, क्या होगा कि एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर क्या होगा, एंडोमॉर्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि नाशपाती कैसे होती है बेटा, गोल मटोल जैसी होती है, आपको पता है। तो एंडोमॉर्फ बेसिकली क्या है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गोल मटोल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जिनका शरीर थोड़ा भारी सा हो रहा होता है, पेट को तोंद निकल रही होती है, तो उनकी सारे आकृति नाशपाती जैसे लगती है, तो एंडोमॉर्फ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे मैं चलूँ, निम्न में से किस श्रेणी के लोगों का शारीरिक आकार दुबला पतला होता है, बेसिकली जो लंबे तो हो जाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, बहुत दुबले पतले वो हो रहे होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टोमॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, तीन होते हैं सेमेटोटाइप से शरीर के प्रकार, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ठीक है ना। एक्टोमॉर्फ ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत दुबले पतले होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्ट बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मतलब कि जैसे फुर्ती की जरूरत होती है वहाँ पर ये सबसे अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, जैसे रनिंग वगैरह के लिए, ध्यान रखना। एक्टोमॉर्फ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस प्रकार की शारीरिक आकृति के व्यक्ति भारोत्तोलन जैसी क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त, ठीक है ना, मतलब कि जो वेट लिफ्टिंग जैसी जो क्रियाएं होती हैं, तो उनके लिए किस प्रकार के जो आकृति वाले व्यक्ति सबसे बेस्ट माने जाते हैं। वही बात है, मैंने बता दिया, जो पावर लिफ्टिंग कौन कर सकते हैं, एंडोमॉर्फ ही कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बीएमआई का पूरा नाम क्या है, बेसिकली फुल फॉर्म पूछे आपसे बीएमआई की, तो क्या हो जाएगी, बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगी, आपको सीधी से बात पता है, ठीक है। और इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो स्किन फोल्ड टेस्ट है ना, वो बेसिकली करा जाता है, तो ये शरीर में कितनी साइड्स होती हैं जिससे वो मापा जा सकता है, टोटल ध्यान रखना 9 साइड्स होती हैं स्किन फोल्ड टेस्ट के मेजर के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। आगे चलते हैं, कोमल अंगों को सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य होता है, जबकि नाजुक अंग है आपके बॉडी में इंटरनल तौर पर, तो उसको बेसिकली कौन सुरक्षित कर रख रखा है, कौन उसको सुरक्षा पहुंचाने का काम किसका है, बेसिकली मैं बताया था वीडियो में भाई, जब मैं आपको स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन बता रहा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंकाल तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे अपनी खोपड़ी देख लो, या आपकी खोपड़ी के अंदर आपका दिमाग है, ठीक है ना, तो दिमाग आपका मस्तिष्क, उसको बचा कौन रहा है, उसको सुरक्षित कौन रख रहा है, बेसिकली कंकाल तंत्र को सुरक्षित रख रहा है, तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। आगे हम चले, संकुचनशीलता के विशेष गुण है, किसका है ये, ठीक है, जो यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है, ये किसकी क्वालिटी है, किसका एक गुण है, आपसे पूछे, ये संकुचनशीलता, शिथिलन, ये बेसिकली किसका गुण है, ठीक, मांसपेशी का गुण है, ठीक है, ना कंकाल का है, ना श्वसन तंत्र का है, ना ही रक्त का है, बेसिकली आपके मसल्स का है, यानी कि मांसपेशियों का है, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं चलूँ, तिल्लाकार हड्डियां कहाँ पाई जाती है, ठीक है, जबकि तिल्लाकार हड्डियां बेसिकली कहाँ पाई जाती है, कंधे में, टखने में, कलाई में, जांग में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलाई में, ठीक है ना, आपको जो कलाई है वहां पर बेसिकली तिल्लाकार हड्डियां पाई जाती है, समझ आ गया। आगे चलते, अगला क्वेश्चन कि अल्वियोली कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है, अल्वियोली को हिंदी में कूपिका कहते हैं, ठीक है भाई, क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं, ठीक है, अल्वियोली को। तो आपसे पूछा बेसिकली कहाँ स्थित होती है, अस्थि मज्जा में, हृदय में, ऐच्छिक मांसपेशी में और फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में। तो कहाँ मिलती है भाई, ये लंग्स में मिलेगी, ठीक है, आपको फेफड़ों में मिलेगी। और ये क्या है, ये आपका श्वसन तंत्र का क्या पार्ट है, हिस्सा है, ये भाग है, ठीक है ना। और आगे मैं चलूँ, शरीर में शुद्ध रक्त के संचार की मुख्य धमनी कौन सी है, तो महाधमनी, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, ठीक है ना। और तो शरीर में शुद्ध रक्त के संचार की मुख्य धमनी कौन सी, मैंने बता दी आपको, तो महाधमनी है, ठीक है, फेफड़े, सर्कलेमा, ट्रेकिया, ये सब नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस गति में धनुअक्ष और ललाट समतल संयोजन है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है किस गति में धनुअक्ष और जब का ललाट है, क्या ना, ये समतल दिखते हैं, क्या इनका संयोजन होता है, तो घूर्णन में, आकुंचन में, सुपिनेशन में और अभिवर्तन में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिवर्तन जो होता है वहाँ पर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए। आगे मैं चलूँ, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल अक्ष को डेक्स अक्ष के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, आपका 8th चैप्टर से ये है क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका जो वर्टिकल अक्ष है उसको डेक्स अक्ष के रूप में भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लो, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कह देते हैं, ललाट जिसको फ्रंटल, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्सल, और धनु यानी कि सैजिटल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी कि अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल के रूप में भी हम जानते हैं किसको, ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब भी ऐसा ही होता है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट, और वर्टिकल मतलब भी स्ट्रेट ही होता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल कह लें या वर्टिकल कह लें, बात एक ही है, ठीक है ना भाई। तो आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कह लो, अक्ष कह लो, या वर्टिकल अक्ष कह लो, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं,
उसके बाद वहाँ जो अगला क्वेश्चन आता है, साइकी का अर्थ बताइए। लेकिन आपको जो साइकोलॉजी शब्द है जिसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, तो एक उसमें साइकी वर्ड भी आता है, ठीक है। जो साइकोलॉजी वर्ड बना है वो साइकी से मिलकर बना है। हाँ, तो आपसे साइकी का मतलब पूछे तो ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है वातावरण, ऑप्शन डी है विज्ञान। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मा, ठीक है ना भाई। तो साइकी का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये पहले होता था, ठीक है भाई, साइकोलॉजी का पुराने टाइम में मतलब माना जाता था आत्मा का अध्ययन, ठीक है ना, या आत्मा का विज्ञान, समझ आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की बात करी जाती है साइकोलॉजी में, आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर इस पर क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम चले, अगला क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था है, मतलब आपसे पूछा है कि किशोरावस्था कौन सी एज को कहा जाता है, 11 से 18 वर्ष को, 13 से 18 वर्ष को, 9 से 18 वर्ष को, और 10 से 18 वर्ष, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और वैसे भी 13 से 18 वर्ष ही हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से वापसी करने की क्षमता को कहा जाता है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके अगेंस्ट थी, मतलब कि आप उसके लिए नहीं थे रेडी, ठीक है, वो प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में वापसी करने की क्षमता क्या कहलाती है, एबिलिटी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए मानसिक दृढ़ता, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी अवधारणा अवधारण, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, सामंजस्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, लचीलापन, ठीक है ना। मतलब कि आपने प्रतिकूल स्थिति में भी अपने आप को संभाल के रखा, वहां से वापसी कर ली, यानी कि आप काफी लचीले हो इस कंटेक्ट, ठीक है। वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपकी परिस्थितियों से आप झेल पाते हो, उसको निपट पाते हो, ठीक है, वहां से वापस भी कर पाते हो, कम बैक भी कर पाते हो, तो लचीले हो आप, ठीक है। तो लचीलापन इसको कहा जाता है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अम, अगला क्वेश्चन कि ये लचीलेपन दृढ़ संकल्प और आशावाद का संयोग है, यानी कि हम अगर देखें तो ऐसा वर्ड आपको बताना है जिसमें लचीलापन, दृढ़ संकल्प और आशावाद का मिक्स रूप माना जाता है, ठीक है, जो कि व्यक्तियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन फर्स्ट कार्य सामंजस्य, ऑप्शन बी अवधारण, ऑप्शन सी आपका मानसिक दृढ़ता, ऑप्शन डी आपका टीम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। मानसिक दृढ़ता, देखो आपका लचीलापन हो गया, है ना। तो लचीलापन, आपका दृढ़ संकल्प, आशावाद, ये सब मिलकर आपका क्या बनाता है, मानसिक दृढ़ता बनाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले हम, लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है आपके ये, इसके बाद आपकी वीडियो जो है खत्म हो जाएगी। तो क्या है भाई कि वो स्त्रियां क्या लेती हैं जिसको लेने से पुरुषों के गुण आने लगते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पर डोपिंग से क्वेश्चन है कि स्त्रियां किसका सेवन कर लेती हैं बेसिकली, जिसको लेने से उनके अंदर जो मेल के गुण होते हैं ना वो थोड़े से दिखने लग जाते हैं, जैसे कि हेयर वगैरह आना, गाल वगैरह पे, ठीक है। तो ये थोड़े पुरुषों के गुण होते हैं जो कि आने लग जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स के सेवन से, एम्फेटामाइन से, ड्यूरेटिक्स से और स्टेरॉइड से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। भाई स्टेरॉइड से लेने से क्या होगा, जो शरीर में पुरुषों के गुण आने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से डोपिंग की शारीरिक विधि कौन सी है। आपको पता होगा भाई डोपिंग को हम क्लासिफाइड करते हैं दो में, शारीरिक विधियों में और कुछ ऐसे सब्सटेंस में जो कि बेसिकली यूज करे जाते हैं परफॉर्मेंस को बेटर करने में, आपको पता है डोपिंग ये होता है। तो कौन सी शारीरिक विधि है, उत्तेजक, स्टेरॉइड्स, जीन डोपिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो स्टेरॉइड्स और उत्तेजक तो ऐसा पदार्थ है जिनको यूज करा जाता है बेसिकली परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। बाकी जीन डोपिंग क्या है आपका यहाँ पर एक शारीरिक विधि है, ठीक है। ब्लड डोपिंग भी आपकी एक शारीरिक विधि है, ये ध्यान रखना। बाकी जीन डोपिंग ऑप्शन में था तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम चलें, इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसको लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने में सहायक होती है, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पर आरबीसी बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, आपसे पूछा है बेसिकली क्वेश्चन, समझो पहले कि कौन सा तत्व है जिसको लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ब्लड डोपिंग हो जाएगा, है ना। तो ब्लड डोपिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें एक खिलाड़ी के शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ाई जाती है, किसकी, रेड ब्लड सेल्स की। और रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा तेजी से और अच्छी मात्रा में हो पाएगी, जो भी उस खेल में उसका अंग यूज होने वाला है वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ताज़ा ताज़ा खून यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो आपसे किस क्वेश्चन ये पूछ रहे कि किस कौन सा तत्व है जिसमें भाई आरबीसी की वृद्धि कराई जाती है शरीर के अंदर, या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसका आंसर दोनों ब्लड डोपिंग ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जिसको लेने से मानव शरीर की मांसपेशी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि बैन है, ठीक है, खेल वगैरह में, इसको लेने से क्या होता है, मानव शरीर की जो मांसपेशी स्ट्रेंथ है, यानी कि मसल स्ट्रेंथ यानी कि मांसपेशी शक्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपको होमोलोगस डोपिंग, ऑप्शन बी ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, स्टेरॉइड्स है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरॉइड्स हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे हम चले, जो आपका वाडा यानी कि WADA जो कि एक डोपिंग एजेंसी है,
इसका विस्तार रूप क्या है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपकी इसको बतानी है। तो ऑप्शन ए है आपका क्या है, नेशनल ऑटो डोपिंग एजेंसी, नहीं। ऑप्शन बी है वाइड एनडी एंटी होगा, ठीक है, डोपिंग एजेंसी। और ऑप्शन सी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन डी है उपरोक्त। देखो बहुत आसान था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग, डब्ल्यू से वर्ल्ड, ए से एंटी, डी से डोपिंग, ए से, ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन, प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन कहलाता है, ठीक है भाई। क्या करता है एथलीट, जो प्रतिबंधित पदार्थ जो कि बैन हो रखे हैं उसका सेवन करता है, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन स्टेरॉइड्स कहलाता है, ऑप्शन बी आपका अल्कोहल कहलाता है, डोपिंग कहलाता है, ऑप्शन डी आपका ऑटोलोगस डोपिंग कहलाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, डोपिंग है। समझ आ रहा है तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ। और आगे मैं चलूँ, इनमें से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व की जाती है, मतलब कि आप मेन स्ट्रीम में मेन वर्क करने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो पहले करी जाती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर ना, क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, कि बेसिकली मुख्य क्रिया जो मान लो आप रनिंग करने वाले हो, ठीक है ना, तो या मान लो बैडमिंटन खेलने वाले हो, तो उससे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले करी जाती है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी आपका तकनीक, ऑप्शन सी शीतलीकरण, और ऑप्शन डी आपका गरमाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, गरमाना होगा, ठीक है ना, शीतलीकरण नहीं होगा। ये तो मुख्य क्रिया करने के बाद करी जाती है, ठीक है, ये नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको गरमाना यानी कि वार्मिंग अप करा जाता है बेसिकली मुख्य क्रिया करने से पहले। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो, ठीक है, उसका शीतलीकरण होगा। मैंने चैप्टर में बता रखा है तुमको, इनमें से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत बाद करी जाती है ताकि वापस क्या रिकवरी हो जाए बेसिक, ठीक है ना, वापस अपनी स्थिति में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए, और शरीर का तापमान मेंटेन हो जाए, इसलिए ये करा जाता है। तो सबसे पूछा मुख्य क्रिया के बाद करी जाती है, ऑप्शन है तकनीकी काल, ठीक है, गरमाना, ऑप्शन सी शीतलीकरण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शीतलीकरण बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिसको हम कूलिंग डाउन भी कहते हैं, ठीक है, या लिम्बरिंग डाउन भी इसको हम कहते हैं, शीतलीकरण। समझ आ गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। आगे हम चले, वार्मिंग अप कितने प्रकार का होता है, ठीक है? 3, 4, 10 या दो, दो प्रकार का, ठीक है भाई। समझ आ गया, विशिष्ट गरमाना और एक सामान्य गरमाना, ये प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। समझ आ गया। और इसी के साथ आपकी जो वीडियो है ये समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आपकी जो भी डिमांड थी वो मैंने आज पूरी करी है, ठीक है, फिजिकल से रिलेटेड। बस अब आपको क्या करके आना है, एग्जाम में अच्छा करके आना, और एग्जाम अच्छा जाए तो कमेंट में आके फिर से एक बार थैंक यू, या आपने जो भी आपका मन करे लिखने का वो जरूर लिखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग।